पूजा का माथा बुखार से तप रहा था। वैसे तो उसे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसने सोचा कि थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ तो जल्दी से दवाई ले लूँगी। लेकिन जैसे ही उसने खाने का निवाला अपने मुंह में डालना चाहा, वैसे ही उसकी ननद गुस्से में अपनी प्लेट डाइनिंग टेबल पर पटकते हुए बोली, भाभी यह क्या ढोकला बनाया है? नाश्ते में मुझे यह सब नहीं खाना, मेरे लिए पनीर के पराठे बनाओ आप। पूजा हैरानी से बोली, दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल ही मैं डॉक्टर से दिखाकर आई हूँ। आज भी इतने बुखार में मैंने सुबह सवेरे सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना दिया। इतना काफ़ी नहीं है क्या? आपको अगर पनीर के पराठे खाने का मन है तो आप खुद से बना लो। इतनी बड़ी तो हो ही गई हो आप, पनीर के पराठे तो बना ही सकती हो। उसकी ननद काजल ने उसके आगे से नाश्ते की प्लेट खींचते हुए कहा, जब तक आप मेरे लिए पनीर के पराठे नहीं बनाओगी, आपको भी नाश्ता नहीं करने दूंगी मैं। यहाँ पर आपकी ननद भूखी बैठी हुई है और आपको अपने ही पेट की पड़ी है। अरे माना कि मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन इस घर में मैं सबसे छोटी हूँ और मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। पूजा गुस्से से बोली, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, ससुराल में भी तुम यही सब करोगी क्या? काजल का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वह कहने लगी कि मेरे घर में आप मुझ पर उंगली नहीं उठा सकती। ससुराल जाने के बाद तो मुझे काम करना ही पड़ेगा, कम से कम जब तक मैं मायके में हूँ तब तक तो आप मुझे कुछ नहीं कह सकती। उन दोनों की बहस की आवाज़ सुनकर कमरे के भीतर नाश्ता कर रही कांता जी कमरे से बाहर आई और अपनी बहू को डांटते हुए बोली, बहू अगर मेरी बेटी को पनीर के पराठे खाने का मन कर रहा है तो तुम बना क्यों नहीं देती हो? पहले मेरी बेटी को पनीर के पराठे बनाकर खिला दो, उसके बाद तुम नाश्ता कर लेना। पूजा की आंखों में आंसू उतर आए। वह कहने लगी, माँ जी जब मैं मायके में थी और मेरी तबीयत खराब होती थी ना, तो माँ सबसे पहले मुझे खिलाकर दवाई खिला देती थी, और यहाँ पर तो सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है, फिर भी मुझे नाश्ता नहीं करने दिया जा रहा। अगर दीदी को कुछ अलग से खाने का मन है तो क्या वह खुद नहीं बना सकती हैं? उसकी सास गुस्से में बोली, नहीं मेरी बेटी कुछ नहीं बनाएगी। अरे वह मेरी लाडली बेटी है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके सारे काम तुम्हें ही करने होंगे। पूजा दुखी होते हुए बोली, मम्मी जी आपको अच्छे से पता है कि मुझे डेंगू हुआ है। डॉक्टर ने वैसे तो मुझे आराम करने के लिए कहा है, फिर भी मैं अपने परिवार के लिए काम तो कर ही रही हूँ। अब इसमें ननद जी के इतने नखरे दिखाएंगी तो कैसे काम चलेगा? वैसे तो जब मेरी तबीयत ठीक रहती है तो मैं इनके कहने पर सब कुछ बना ही देती हूँ ना, फिर यह मेरी परेशानी को क्यों नहीं समझ सकती? उसकी सास गुस्से में कहने लगी, देखो बहू ज़्यादा जुबान तो चलाओ ही मत, यह मेरा घर है, इस घर में कौन क्या काम करेगा वह मैं देखूंगी। तुम्हें ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप पनीर के पराठे बनाओ और नाश्ता कर लो। पूजा डाइनिंग टेबल से उठ खड़ी हुई और अपनी नाश्ते की प्लेट लेकर अपने कमरे में जाती हुई बोली, नहीं मम्मी जी मैं नाश्ता करके पहले दवाई खाऊंगी। दीदी को अगर ढोकला खाना है तो खा ले, नहीं खाना है तो वह देख लें कि उन्हें नाश्ते में क्या करना है। फिर वह अपने कमरे में जाकर नाश्ता करने लगी। एक एक निवाला मुंह में ढकेलते हुए उसे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि बाहर उसकी सास और ननद उसे खूब जोर जोर से कोसे जा रही थी। उसका पति सूरज ऑफिस के लिए निकल चुका था और ससुर जी भी ऑफिस जा चुके थे। घर के मर्दों के पीछे यह लोग बहू का क्या हाल कर रही थी, यह सोच सोच कर उसे बड़ा रोना आ रहा था। थोड़ी देर के बाद नाश्ता करके वह दवाई ले चुकी थी। दवाई लेकर वह लेटने लगी, लेकिन बाहर उसकी सास और ननद उसे कुछ न कुछ सुनाई ही जा रही थी, तो उसे जरा भी आराम नहीं मिल रहा था। आखिरकार जब उससे सहन नहीं हुआ तो उसने अपनी माँ को कॉल करके सब कुछ बता दिया। तो उसकी माँ कहने लगी, देख बेटा अगर तेरी तबीयत खराब है और वहाँ तुझे आराम नहीं मिल रहा तो तू कुछ दिनों के लिए मायके चली आ, तू कहे तो मैं दामाद जी से फ़ोन पर बात कर लेती हूँ। पूजा कहने लगी, नहीं माँ सूरज को मैं ही फ़ोन करके बता देती हूँ और मायके चली आती हूँ। उसकी माँ कहने लगी, देख बेटा तेरी तबीयत खराब है तो मैं तेरे भाई को भेज देती हूँ, वह तेरे घर के बाहर से तुझे रिसीव कर लेगा। पूजा बोली, माँ मैं इनको बताकर तुम्हें फ़ोन कर देती हूँ। पूजा ने सूरज को फ़ोन लगाया और कहने लगी, देखो बीमारी में भी मम्मी जी और दीदी मुझे खूब ताने मार रही हैं, फ़ोन पर भी तुम उनकी आवाज़ सुन सकते हो। सूरज कहने लगा, हाँ मुझे उनकी आवाज़ सुनाई तो दे रही है, लेकिन बात क्या है, वो लोग इतना चिल्ला क्यों रही हैं? तब पूजा ने धीरे से उसको सारी बातें बता दी और कहने लगी, मेरी तबीयत जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं मायके में रहना चाहती हूँ। तो सूरज कहने लगा, ठीक है मैं घर आता हूँ और तुम्हें मायके पहुँचा देता हूँ। पूजा कहने लगी, नहीं माँ ने कहा है कि वह भाई को भेज देंगी, लेकिन सूरज कहने लगा, नहीं मैं घर आता हूँ, तुम अपने थोड़े कपड़े और ज़रूरत का सामान पैक कर लो। पूजा ने अपना सामान और कपड़े पैक कर लिए। सूरज घर आया तो अभी भी उसकी माँ और बहन
उसकी बीवी को कुछ कुछ सुनाई ही जा रही थी। सूरज झुंझलाते हुए बोला, अरे आप लोगों ने घर को युद्ध का क्षेत्र बनाकर क्यों रखा हुआ है? सूरज को अचानक देखकर कांता जी कहने लगी, अच्छा तो तेरी बीवी ने तुझे फोन करके बुला ही लिया। देख बेटा, तेरी पत्नी बहुत कामचोर है, वह बीमारी का बहाना बनाकर घर के कामों से बचना चाहती है। सूरज कहने लगा, प्लीज माँ, आप तो ऐसी बातें मत करो। आपको अच्छे से पता है कि जब से वह इस घर में आई है तब से सारा काम उसी ने संभाला हुआ है। मैं आप लोगों को कुछ बोलता हूँ क्या? फिलहाल उसे आराम की जरूरत है, इसलिए मैं उसे मायके पहुंचा देता हूँ। इतना कहकर वह दंदनाते हुए कमरे से चला गया तो उसकी माँ और भी नाराज हो गई। थोड़ी देर में सूरज उसे लेकर निकल चुका था। वैसे तो पूजा को बड़ा बुरा लग रहा था कि बीमार पड़ने पर भी ससुराल में उसे आराम नहीं मिल रहा था। जब वह स्वस्थ रहती थी तो घर के काम करवाते हुए किसी को जोर नहीं आता था, लेकिन उसे आराम करते हुए देखकर सबका मुंह खुल गया था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी सास और ननद एक औरत होते हुए भी उसकी परेशानी को नहीं समझ रही थी। सूरज अपनी पत्नी को मायके छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया था। इधर घर में लंच तो बना नहीं था, तो मजबूरी में कांता जी को ही रसोई में जाना पड़ा। उन्होंने अपनी बेटी को मदद के लिए आवाज लगाया तो वह कहने लगी, अरे माँ, जब मैं भाभी की मदद नहीं करती हूँ तो तुम मुझे रसोई में क्यों बुला रही हो? कांता जी मन मारकर खाना बनाने लगी। उन्होंने जल्दी से दाल चावल और बैगन का भरता बना लिया था। बैगन का भरता देखते ही काजल नाक मुंह बनाते हुए बोली, अरे माँ, यह बैगन का भरता क्यों बना लिया? कोई चटपटी सी सब्जी बना लेती। कांता जी उसे घूरते हुए बोली, चुपचाप जो बना है खा ले, मैं तेरी भाभी नहीं हूँ जो तेरे नखरे उठाऊंगी। काजल नाराज हो गई और उसने बैगन का भरता दूर सरकाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं अचार से खा लूंगी। इतना कहकर वह आम का अचार निकाल कर खाने लगी, लेकिन अब वह माँ से थोड़ी नाराज दिखाई दे रही थी। शाम को भी कांता जी को अकेले ही खाना बनाना पड़ा। वह अपने पति से बहू की शिकायत भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि पति उन्हें ही डांटेंगी कि बहू की बीमारी में तुम लोग ने उसे आराम भी नहीं करने दिया। खैर, बहू को घर गए हुए 1 सप्ताह से ऊपर हो चुके थे। काम कर करके कांता जी की हालत अब खराब हो चुकी थी, क्योंकि बहू के आने के बाद से उन्होंने कोई काम किया ही नहीं था। इधर वो देख रही थी कि काजल घर का कोई काम तो करती नहीं है, उल्टा हर चीज में नखरे दिखाती रहती है। एक दिन कांता जी की कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि तुम जरा आटा गूंथ दो, मैं रोटियां सेक दूंगी। तो काजल ने इनकार कर दिया और बोलने लगी, नहीं माँ, मेरे नाखून खराब हो जाएंगे, मैं आटा नहीं गूंथने वाली। तब उसकी माँ गुस्से में बोली, देख बेटा, तू अपनी भाभी की मदद नहीं करती थी तो ना सही, कम से कम मेरी मदद तो कर दिया कर। अब काजल को तो हर काम में इनकार करने की आदत हो गई थी। तो वह कहने लगी, नहीं माँ, मैं काम नहीं करूँगी, कल को ससुराल जाकर भी मुझे काम ही करना पड़ेगा ना। तो उसकी माँ गुस्से में कहने लगी कि अगर तू यहाँ काम नहीं कर रही है तो ससुराल में भी तुझे गालियाँ ही खाने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर भी तू काम चोरी ही दिखाएगी। मेरी बहू कितनी अच्छी है, हर काम फुर्ती से करती है, लेकिन मैं ही पागल थी जो तेरे चक्कर में उसे सुनाती रहती थी। अगर वह बीमार ना पड़ी रहती तो अभी भी सारे काम वह हंसी खुशी कर रही होती। एक तू है कि माँ की तकलीफ में भी माँ की मदद नहीं कर रही। मैं ही पागल थी जो गलत का साथ दे रही थी। इतना कहकर वह रोने लगी। तभी उनके पति केशव जी रसोई में आए और गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगे कि जब बहू बीमार रहती थी तब तुम लोग उससे ही काम करवाना चाहती थी। आज अपनी तकलीफ तुम्हें समझ में आ रही है ना कि तुमने अपनी बेटी को कितना सिर चढ़ाकर रखा हुआ है। फिर काजल को डांटते हुए बोले कि चुपचाप अपनी माँ की मदद करो, और जब बहू घर वापस आ जाएगी तब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों उसकी भी मदद जरूर करोगी। फिर अपनी बेटी को गुस्से से देखते हुए बोले, कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे ससुराल वाले भी सारा काम तुम पर ही डाल देंगे। तुम्हें बीमारी में भी कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? पिता की फटकार सुनकर काजल चुपचाप आटा निकालकर आटा गूंथने लगी। कांता जी ने भी तय कर लिया था कि बहू के आने के बाद अब वह सारा काम उस पर नहीं डालेंगी और न ही बेटी की गलत बातों में उसका साथ देंगी, क्योंकि आज उन्हें अपनी बेटी की गलती पर उसे शह देने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। और उन्हें समझ में आ गया था कि उनके इस स्वभाव की वजह से उनकी बेटी नकछड़ी और बदतमीज होती जा रही है और वह ससुराल में कभी बनाकर नहीं रख पाएगी। उसकी शादी के बाद भी उसे बहुत दिक्कतें होंगी, जिसकी वजह से मायके वालों को भी दिक्कत होगी और वह पूजा जैसी बहू तो कभी बन ही नहीं पाएगी। आज उन्हें अपने बहू की कीमत समझ में आ चुकी थी और यह भी समझ में आ चुका था कि बहू की माँ ने उसे कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी उसकी कद्र नहीं की। आज उन्हें अपने बहू की कद्र समझ में आ रही थी और वह ईश्वर से मना रही थी कि उनकी बहू जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और उनकी बेटी को भी ईश्वर थोड़ी सद्बुद्धि दे। साथ ही साथ अब वह बेटी को सुधारने की भी ठान चुकी थी, वरना उसका भविष्य अंधकार में जाना तय था।